जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग मिला है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये सत्संग बहुत ही स्पेशल है। आज आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। सत्संग सुनने से ही आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। आज आपको अपनी परेशानियों की असली वजह पता चलेगी और उससे कैसे बाहर निकालना है उसका रास्ता भी गुरुजी आपको दिखाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में एक ही सच है, वो है हमारे प्यारे गुरुजी। अगर कोई सही मार्गदर्शन दे सकता है तो वो है हमारे प्यारे गुरुजी। अगर आप सच में गुरुजी पे पूरा विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, तो प्लीज़ उनकी भक्ति के लिए अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। जब आप सत्संग सुनते हो तो वो जो टाइम आप सुन रहे होते हो वो पूरा गुरुजी को समर्पित कर दो, क्योंकि समर्पण के भाव से की हुई भक्ति का फल ज़रूर मिलता है। और आज आपकी परेशानी का लास्ट डे है। बहुत दिनों से आप फंसे हुए थे किसी न किसी प्रॉब्लम में, जिसका सलूशन आपको नहीं मिल रहा था, और आप बस दिन भर यही सोचते रहते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसे क्यों हो गया कि मेरा सब कुछ ख़राब होता चला गया। तो आज ये सत्संग गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ काम छोड़कर तुरंत बैठ जाइए सत्संग सुनने के लिए। मैं गुरुजी के सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग नम्रता आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 2012 में जुड़ी थी। तब से लेके गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मुझे इतना दिया है कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। संगत जी, मुझे वो सब कुछ मिला जो हमेशा से मैं ज़िंदगी में चाहती थी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से है। 2016 में उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी ब्लेस किया। मेरी शादी भी गुरु जी की देख रेख में हुई, उनकी मर्ज़ी से हुई। संगत जी, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे यहाँ वहाँ से, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सही डिसीज़न लेना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि शादी एक बार होती है और अगर गलत जगह पे हो जाए तो हमारे पास एडजस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो मैंने फिर गुरुजी से ही कहा कि गुरुजी आप ही देखिए क्या करना है, कैसे करना है। सही इंसान से आप ही मिलाओ, आपके ऊपर है। मैं तो आपकी बेटी हूँ, जो करना है आपको ही करना है। संगत जी, जब ये अरदास गुरुजी से मैंने करी थी, उसके करीबन 2 महीने बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, जो हर तरफ से परफेक्ट लग रहा था, घर वालों को भी परफेक्ट लग रहा था, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से भी वो रिश्ता एकदम परफेक्ट था। तो काफ़ी सोचने के बाद, समझने के बाद और कुछ दिन उनसे बात करने के बाद मैंने हाँ बोल दिया, और गुरुजी ने इस तरीके से हमें मिलाया, एक अच्छा जीवन साथी दिया। क्योंकि जब गुरुजी अपने हाथ में कुछ ले लेते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया और मेरी अरदास सुन ली। गुरुजी हमेशा सिर्फ हमसे बदले में एक ही चीज़ मांगते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलें, जो मैं हमेशा करती थी। फिर 2016 की ही बात है, लास्ट में हमारी शादी हुई, और शादी के बाद 2 साल तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। 2018 तक ऐसा लग रहा था जैसे यही तो लाइफ चाहिए थी, यही तो मैंने सोचा था। एक ड्रीम लाइफ चल रही थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से वर्कआउट कर रहा था। 2018 के बाद क्या हुआ पता नहीं, सब कुछ ख़राब होने लगा एकदम से। घर में बहुत झगड़े होने लगे आपस में, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर के बीच में मेरे बहुत झगड़े होने लगे थे। और उसके बाद तो कभी कभी मेरी खुद की ही लड़ाई हो जाती थी मेरे हस्बैंड से। हमारे विचार मेल खाना बंद हो गए थे। जो मेरी देवरानियाँ थी, जेठानियाँ थी, उनसे छोटी छोटी बात पे अनबन हो रही थी। हमारे घर में इसके पहले का टाइम बहुत अच्छा था, कभी कुछ लफड़ा नहीं होता था, किसी से कोई बातचीत ऐसी नहीं होती थी कि जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। ये सब बहुत अचानक से स्टार्ट हो गया था, रीज़न नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन किसी का किसी के साथ मेल नहीं बैठ रहा था, सब एक दूसरे के अपोजिट हो चुके थे। बिज़नेस में मेरे हस्बैंड से मेरी देवर की नहीं बन रही थी,
मेरे देवर और मेरे हस्बैंड में सोच का मिलाव नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब घर में ऐसा माहौल हो गया था संगत जी, तो फिर एक दिन मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी मेरी सास के साथ कुछ बात को लेके। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से प्रॉब्लम हो रही है, जब तुम नहीं थी तो कुछ नहीं होता था, जब से तुमने घर में अपने पैर रखे हैं उल्टी गिनती चालू हो गई। उन्होंने इस सारी सिचुएशन का ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। उनका कहना था कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और ये बात उन्होंने पूरे घर के सामने कही। उस समय मेरे हस्बैंड भी वहीं पे खड़े थे जब ये वो बोल रही थी, और वो ये कह रही थी कि तुम बहुत निगेटिव हो, तुम्हारी वजह से घर में निगेटिविटी आ गई है। और ये वही सास थी जो मुझे बेटी की तरह मानती थी, किसी के घर जाती थी तो इनका मुंह नहीं बंद होता था मेरी तारीफ करने में। हर जगह ये मेरे बारे में बातें करती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, पूरा घर संभालती है, सब कुछ करती है, मेरे बेटे का ख्याल रखती है, सब टाइम पे करती है, इसकी वजह से हमें बिज़नेस में बहुत फ़ायदा हुआ है, इसके पैर बहुत शुभ हैं जब से ये घर में आई है, हमारी तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। ऐसा बहुत सा कुछ ये सब जगह पे बोलती थी। लेकिन आज जब घर की सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई तो इन्होंने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। संगत जी, ये पहला दिन था जिस दिन ये शुरुआत हुई कि मुझे ससुराल में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई थी। अभी तक सिर्फ झगड़े होते थे, सबके आपस में होते थे, लेकिन अभी तक किसी पे ब्लेम नहीं किया गया था। लेकिन अब इन सब चीज़ों का जब से मेरे ऊपर ब्लेम आने लगा, तो अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे मुझे लगता था कि अब मैं इस घर के लिए नहीं हूँ, मैं इनके घर का हिस्सा नहीं हूँ। इन्होंने घर में किसी के ऊपर उँगली नहीं उठाई, मेरे ऊपर ही उँगली उठाई, क्योंकि इनको लग रहा था कि मेरी शादी नई-नई हुई है और इस वजह से सब कुछ हो रहा है। पर ऐसा पॉसिबल है क्या? किसी भी इंसान की वजह से कोई चीज़ होती है क्या? ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। लेकिन यहाँ पे घर में जो कुछ भी हो रहा था उसका ब्लेम मुझे किया जा रहा था। उनको लग रहा था कि मेरे आने की वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। संगत जी, जब इस तरीके की बातें घर में होती थी, मुझे ब्लेम करते थे घर के लोग, तो मैं पलट के ज़्यादा जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे संस्कार दिए थे कि घर के बड़े अगर कुछ बोलें तो ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। कभी-कभी उनको भी गलतफ़हमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमें कभी-कभी उन चीज़ों की वजह से डाँट देते हैं, जो हमने की नहीं होती। तो कभी-कभी हमें शांत रहना चाहिए, और जो भी बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो वो बात मेरे दिमाग में थी कि वो भले मेरे हस्बैंड की मम्मी है, लेकिन वो मेरी भी माँ है, तो मैं कैसे उनसे कुछ बोलूँ और कहूँ। लेकिन फिर मेरा ये चुप रहना ये बन गया कि ये तो कुछ कहती ही नहीं है, सब कुछ इसी को ही बोल दो, सब कुछ इसी से ही कर लो। उन्होंने हर चीज़ का ब्लेम लगाना मेरे ऊपर स्टार्ट कर दिया, हर चीज़ का रीज़न मुझे बना दिया। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत मानती थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो सिर्फ़ मैं उनसे कहती थी। इस बार भी मैंने वही किया, मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे घर के हालात ऐसे हो गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही देखिए क्या गलती हो गई मुझसे? मेरे घर के सारे लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझसे क्या गुनाह हो गया है? अगर कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो गुरुजी ही कर सकते हैं। अगर वो किसी के मन में बैठ जाएँ तो उनकी सोच वो बदल देते हैं। मेरे घरवाले हालाँकि गुरुजी को नहीं मानते थे, लेकिन मैं तो बचपन से मानती थी, और जो मेरे मायके परिवार वाले थे वो तो मानते ही थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि आप सब कुछ ठीक कर दो। संगत जी, जब हम गुरुजी से अरदास करते हैं ना, तो वो अरदास पूरी ज़रूर होती है, लेकिन कभी-कभी टाइम लग जाता है। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं बात को बनाने के, ब्लेस करने के, हमें परेशानी से निकालने के। तो शायद अभी वो सही टाइम नहीं आया था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बिना ब्रेकफ़ास्ट किए घर से बाहर नहीं जाने देती थी। तो हमेशा की तरह मैंने एक सुबह उनको ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया। उनके बार-बार कॉल आ रहे थे शॉप से, उनको जाना था, कोई क्लाइंट था, लेकिन मैं कभी उन्हें खाए बिना नहीं जाने देती थी। और ये हमेशा का था, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन मेरा रोकना भारी पड़ गया। उस दिन जब वो शॉप पे बैठे तो वो क्लाइंट जा चुका था, और वो बहुत बड़ा क्लाइंट था। शॉप पे पूरा टाइम उनका मूड बहुत अपसेट था। वो घर पे आए, बहुत चिड़चिड़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी रोकने की वजह से हाथ से एक बहुत बड़ा क्लाइंट निकल गया। ऐसी दोबारा गलती कभी मत करना, मुझे कभी मत रोकना। बहुत ऊट-पटांग बोलने लगे। चलिए, वो तो बोल रहे थे, मेरी थोड़ी-सी गलती थी भी, लेकिन फिर मेरी बीच में साँस आके बोलने लगी कि इसको तो कोई काम करना ही नहीं आता है, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया है।
हर काम ये गड़बड़ कर देती है। बहुत ऊट पटांग बोलने लगी, बोलती जा रही थी। तो मैंने कहा पति पत्नी के बीच में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, और ये हमारे बीच की बात है। उन्होंने कहा बीच की बात क्या है, मैं माँ हूँ, मैं कह सकती हूँ, तुम्हारी गलती पे मैं सवाल उठाऊंगी। एकदम से ईगोइस्टिक होके वो बात करने लगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो कहती है कि तुमने मेरे बेटे को कंट्रोल में रखा है, तुमने उसको कुछ कर दिया है जिसकी वजह से वो हमारी बात नहीं सुनता है। पता नहीं क्या क्या वो बोले जा रही थी, कौन सी धुन में थी। उनको पता नहीं अंदर से ऐसा क्या लग रहा था, इतना जहर उनके मन में कैसे भर गया, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। जबकि मैंने मेरे हस्बैंड को कभी कोई एडवाइस दिया ही नहीं कि आपको घर वालों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको कितने पैसे देने नहीं देने, कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया। वो जो करते थे मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो एक माँ के लिए करते थे, अपने परिवार के लिए करते थे। मेरा भी एक परिवार है। मुझे लगता था कि अंदर से अच्छा लगता था कि एक बेटा इतना मतलब संस्कारी है, जो अपने घर को भी संभाल रहा है, मुझे भी संभाल रहा है, सब कुछ बैलेंस कर रहा है। लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे मेरी फीलिंग को। ये एकदम अपोजिट हो गए थे, मेरे खिलाफ हो गए थे। उस दिन मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। और सबसे बेकार बात उस दिन मेरे साथ ये हुई कि उस दिन पहली बार मेरे हस्बैंड मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे। उनको मेरे ऊपर बिलीव नहीं था, उनको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ मैंने ही किया। उस रात उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की थी। सुबह उठ के उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तुरंत घर से चले गए। पूरा दिन मेरा मूड अपसेट था। मैं घंटों बैठ के गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगा अचानक, ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे। गुरुजी के इस बार मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहे थे। कोई जो सत्संग में सुन रही थी उसमें भी इस प्रॉब्लम का जिक्र नहीं था। कोई वैसे पोस्ट नहीं मिल रहे थे। अधिकतर वो सत्संग के माध्यम से मुझे आंसर किया करते थे, तो मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट सत्संग जो भी होगा शायद मुझे आंसर मिलेगा। बट ऐसा नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम मेरी बढ़ती जा रही थी। घर वालों के साथ मेरा कनेक्शन बहुत वीक होता जा रहा था, सबसे रिलेशन ख़राब हो रहे थे। संगत जी, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इसके पहले मैंने कभी अपनी मम्मी से कोई भी बात शेयर नहीं की थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। मैं किसी फ्रेंड से तो ये सब शेयर नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपनी मम्मी से सब कुछ बताया, ये सारी बातें शेयर की। जब मेरी मम्मी ने पूरी बात सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहले तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, लेकिन जब मैं रोने लगी तो उनको बिलीव हुआ कि मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं क्यों उनको बिलीव नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों जो भी मुझसे बात कर रहा था मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा था। जो भी मुझसे बात करता था वो मेरे खिलाफ हो जाता था। ये असर मेरी मम्मी के ऊपर भी हो रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि किसी से भी मैं कुछ भी कहती थी वो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करता था। मेरी मम्मी ने सारी बात सुनने के बाद मुझसे एक ही बात कही लास्ट में, जब उन्हें यकीन हुआ कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ अंदर ही अंदर। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे घर में शायद निगेटिविटी का माहौल हो गया, तो घर में सत्संग चला दे, गुरुजी का जल प्रसाद छिड़क और उनका लंगर प्रसाद बना, वो सबको खिला। वो कह रही थी कि जैसे घर के कभी कभी वाइब्रेशंस उल्टे हो जाते हैं, एक दूसरे में मेल नहीं बैठता। हम तो गुरुजी के भक्त थे, उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। हमने यही हमेशा सीखा था कि जब कोई तकलीफ़ होती है तो गुरुजी को याद करना चाहिए, उनके सत्संग सुनना चाहिए। अगर घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो जल प्रसाद का छिड़काव करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, लंगर प्रसाद खाना चाहिए। तो मैं ये सब करना स्टार्ट की, तो जो मेरी देवरानी जेठानियाँ थी वो मुझे ब्लेम करने लगी कि मैं कुछ करती हूँ, मतलब जैसे ब्लैक मैजिक करती हूँ। अब बताइए, मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, उनको भोग लगा के खाना खा रही हूँ, और उनको इस चीज़ पे डाउट हो रहा था। उन्होंने मेरे हाथ का खाना, बना हुआ खाना बंद कर दिया। मुझे अलग नज़रिए से देखने लगे, मुझसे कट कट के रहने लगे। पता नहीं घर की सिचुएशन हो क्या गई थी, किसी को ना मेरे ऊपर बिलीव था। सबकी प्रॉब्लम, ऐसे लग रहा था सब प्रॉब्लम का रीज़न मैं हूँ। मतलब अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और अब मेरा घर पे रहने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊँ, कहीं ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ पे ये सब लोग ना हो, ये रोज़ रोज़ की लड़ाई, रोज़ रोज़ की किचकिच ना हो, शांति हो। अब मैं तंग आ चुकी थी इन सब बातों से। अब मैंने भी पलट के जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। कुछ भी होता था वो लोग मुझे ही ब्लेम करने लगते थे। अब लड़ाइयाँ और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि कल तक ये था कि सिर्फ वो बोलते थे तो मैं सुन लेती थी, लेकिन अब मैं भी बोलना स्टार्ट कर दी थी। तो अब उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी शायद। मेरी सास कहने लगी थी कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे
बेटे को डाइवोर्स दे दो और तुम घर में मत रहो, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम है ये वो। मेरे हस्बैंड भी मेरे खिलाफ़ हो चुके थे अब तक, उनके ऊपर भी पता नहीं क्या असर हो गया था। वो लोग कहते थे कि मैंने कुछ किया है, पर मुझे लगता है कि उनमें से ही कोई कुछ कर रहा होगा। उस समय पे मुझे ये फीलिंग आ रही थी, क्योंकि परेशानियां तो सबके साथ थी, लेकिन पिस कौन रहा था? मैं पिस रही थी। सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में किसे ऐसा सोचना चाहिए? मुझे सोचना चाहिए। लेकिन मैं घर बचाने की कोशिश कर रही थी और वो उतना ही मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे थे। आखिरकार मैं परेशान हो गई एकदम से। मैंने फ़ैसला किया कि कुछ दिन मैं जाके मायके में रहूँगी और मैं घर से बैग पैक करके निकल गई। और वो भी ऐसा ही चाहते थे। 2 महीने तक ना उनकी तरफ से कोई कॉल आया कि तू घर वापस आ जा, हमें तेरी ज़रूरत है। मेरे पति ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया 2 महीने तक। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था, जो एक दिन मेरे बिना नहीं रह सकता था, जिसके काम एक दिन मेरे बिना नहीं होते थे, वो 2-2 महीने तक मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है। मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। हम बनारस में रहते हैं संगत जी, लेकिन मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। वहीं पे जाके मुझे, मेरा दिल कह रहा था कि वहीं पे जाके मुझे शांति मिलेगी। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं बड़े मंदिर दर्शन करने जाऊंगी और मैं अपने मायके परिवार के साथ बड़े मंदिर के लिए निकल गई। संगत जी, मैं पहले भी बड़े मंदिर गई थी, मुझे वहीं शांति मिलती थी। इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं वहाँ फूट फूट के रोई। आसपास के लोग मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल इरिटेट हो गई थी, अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और हर किसी की एक क्षमता होती है दुख को बर्दाश्त करने की, पीड़ा को सहने की। अब ये सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं वहाँ पे फूट फूट कर रो रही थी। मेरी मम्मी मुझे बहुत चुप होने के लिए बोल रही थी, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे गुरुजी के सामने। मैंने गुरुजी से बोला कि या तो आप सब कुछ ठीक कर दो या फिर उनके साथ मेरा पूरा कनेक्शन ख़त्म कर दो। जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपका फ़ैसला है, मैं उसे मान लूँगी, लेकिन आप प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे। मैं जानती हूँ कि ये सब किसी वजह से हो रहा है। मैं जानती हूँ कि जिसके साथ आप होते उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। मुझे पता है ये किसी कारण से हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे अब जवाब दीजिए, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं चीज़ें। वहाँ पे लंगर प्रसाद करके जब हम घर के लिए वापस निकल रहे थे और हमारी ट्रेन थी बनारस के लिए वापसी के लिए, तो ट्रेन में रात को ही मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट मिला जिसमें लिखा हुआ था, बेटा परीक्षा की घड़ी चल रही है, सब्र रख, बहुत जल्दी सब कुछ चंगा हो जाएगा, मैं तेरे नाल हूँ, तू भरोसा बना के रख। अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा तो इस दिन पे मुझे पहली बार ऐसा लगा कि गुरुजी ने शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद मेरे मन में थोड़ी सी शांति आई। मुझे ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी तक मेरी बात पहुंच गई है और उन्होंने सब्र करने को कहा था, तो जहां मैंने इतने दिन सब्र किया था, तो अब मैं इस बात को सुनने के बाद, ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरा मन शांत हो गया। मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं जब घर पे पहुंची मायके में, तो उसके 10-15 दिन के बाद मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे घर आने को कहा। जब मैं घर पे पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब है। 2 महीने के बीच में वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, क्योंकि उनको लगता था सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। और संगत जी, अब मुझे मेरे हस्बैंड ने इसलिए बुलाया था क्योंकि कोई भी मेरी देवरानी जेठानी, मेरी एक देवरानी है, एक जेठानी है और 2 ननंद भी हैं, कोई भी माँ की सेवा नहीं कर रहा था। कोई भी उसमें से रेडी नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे हस्बैंड को याद आया कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो हर की चीज़ का ख्याल रखती थी। तब उन्हें एहसास हुआ अपनी गलती का, कि मैं वो पर्सन हूँ जो घर को संभाल के रखती थी। तब उनको समझ में आ रहा था कि अगर कोई माँ का ख्याल रख सकता है तो वो मैं हूँ। और मेरी मम्मी ने कहा था कि अब तू जा रही है तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना, क्योंकि मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया था कि बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो जब मैंने उन्हें इस स्थिति में देखा तो मैं अपना पास्ट भूल गई, जो भी इन बीते दिनों में हुआ था, और मैंने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ पे रह के उनका ख्याल रखूँगी।
उनको जो जो ज़रूरत थी मैंने सब कुछ की, सारा ख्याल रखा उनका, बिल्कुल दवाई टाइम पे देना, खाना उनके हिसाब से बनाना, सारी केयर करना, वॉशरूम ले जाना, नहाने में हेल्प करना, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ऐसी स्थिति हो गई थी। एज का भी थोड़ा इफ़ेक्ट था, ओल्ड एज में ऐसा होता है कि जब बीमार पड़ते तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है। पर मैंने अपनी माँ समझ के उनकी सेवा की, मैं भूल गई कि उन्होंने मुझे क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा, वो ठीक होने लगी, फिट एंड फाइन हो गई कुछ दिनों के बाद। तब उनको समझ में आया कि मैं ही काम आई हूँ एंड टाइम पे, और सब तो पीठ दिखा के भाग गए। तब उनको आटे दाल का भाव समझ में आया कि जो वो मुझे बुरा भला बोलती थी वो कितना गलत था। उनको उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे एक दिन बैठ के कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, जो भी मैंने तुझसे कहा है मुझे समझ में आ गया है कि तू वो पर्सन नहीं है जिसकी वजह से ये घर ख़राब हो रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो एक माँ मुझसे माफ़ी मांग रही थी, मुझसे देखा नहीं गया और मैं उनके पैरों पे गिर गई और मैंने कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे गलती हो गई। उस दिन मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मैं उनको माँ मानती थी। मैं वो लड़की हूँ जो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ, तो मैं उनको भी नहीं देख पा रही थी। संगत जी, उस दिन उन्होंने मुझे गले से लगा दिया। उस दिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था मानो मतलब जैसे पूरा संसार मिल गया हो। संगत जी, गुरु जी के मंदिर से आने के बाद ये एक पॉजिटिव चेंज आया जो कि एक संकेत था कि अब सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन अभी सब कुछ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था क्योंकि चेंजेस सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी सास में थे, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ी थी मेरी, ऐसा इसलिए होता। लेकिन बाकी के घर के लोग अभी बिल्कुल रास्ते से भटके हुए थे। मैंने गुरुजी से अरदास रोज़ ही करती थी कि सब कुछ ठीक कर दो। मैंने गुरुजी को उस दिन थैंक्स कहा। मैंने कहा कि गुरुजी आपने कुछ अच्छा किया मेरे लिए। अब मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे साथ हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। प्लीज़ सब कुछ बिल्कुल अच्छा कर दो, पहले के जैसे कर दो। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि हमेशा गुरुजी सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटा करते थे। सत्संग से मुझे मार्गदर्शन मिलता था। तो संगत जी, हुआ यूँ कि 2-3 दिन बाद मुझे एक सत्संग आया जिसमें बिल्कुल सेम टू सेम मेरे घर की स्टोरी चल रही थी। जैसे थोड़ी अलग थी लेकिन सिचुएशंस वही थी। उस सत्संग में आंटी जी को गुरुजी ने संकेत दिया था कि उनके घर पे कोई आया था किसी फंक्शन में। जब उनको किसी ने गिफ्ट में एक काली कलर की कोई चीज़ दी थी, जिसको लेने के बाद उनके घर के वाइब्रेशंस चेंज हो गए थे, निगेटिविटी आ गई थी। तो मेरा पता नहीं क्यों ध्यान गया, मुझे लगा कहीं हमारे घर में भी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुजी मुझे कोई संकेत दे रहे हैं। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की कि मेरे घर में कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं हुआ जिसमें ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसी ब्लैक कलर की कोई चीज़ दे के चले गया हो। पर मुझे याद नहीं आ रहा था और ना ही ऐसा कोई फंक्शन हुआ था कि जिसमें मुझे गिफ्ट्स मिले हों। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे घर में किसी और से पूछना चाहिए, तो मैंने मेरी सास से ही पूछा कि ऐसा कोई फंक्शन हुआ था क्या कि जहाँ हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हों। तो उन्होंने बताया कि हाँ हुआ तो था, तुम्हें याद नहीं है क्या? मेरे जन्मदिन में मेरी बहनें अचानक से सरप्राइज़ करने घर में आ गई थी और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी। तो हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी मेरे बर्थडे की। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए तो थे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। तो मैंने मेरी सास से पूछा कि अच्छा आपकी जन्मदिन पार्टी, यस मुझे याद आ रहा है अब। तो मैंने उनसे पूछा तो क्या हमें कोई ब्लैक कलर की चीज़ ऐसे गिफ्ट में मिली थी? वो भी सोच में पड़ गई क्योंकि ये 1 साल पुरानी बात थी, उनको भी ध्यान में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बहुत कोशिश की तो फिर उनको याद आया कि उनको एक ब्लैक कलर की शॉल किसी ने गिफ्ट की थी। उनको ये याद नहीं आ रहा था कि वो शॉल किसने दी थी, गेस्ट बहुत सारे थे। लेकिन उनको याद आया तो मैंने कहा कि हाँ बस मैं वही तो ढूंढ रही थी। मैंने उनको बताया नहीं कि गुरुजी का कोई ऐसा संकेत है या मैंने सत्संग सुना है, क्योंकि अभी अभी सब कुछ ठीक हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि उनको कोई डाउट हो या फिर वो कुछ उल्टा सीधा सोचे, क्योंकि उनकी सोच मुझसे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। तो मैंने कहा कि मैं वही शॉल ढूंढ रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, क्या आप मुझे वो दे सकती हैं? तो मेरी सास ने बोला हाँ ठीक है, एक शॉल ही तो है, ले लो। वो निकाल के आई और वो मुझे दे दी। वो उन्होंने यूज़ नहीं की थी संगत जी, वो बिल्कुल एकदम प्लेन ब्लैक कलर की शॉल थी। मैंने वो शॉल उनसे ले ली और मैंने उनको बिना बताए अगले ही दिन, जब कचड़े वाला बाहर आ रहा था डस्टबिन में से कचरा लेने के लिए, मैंने वो शॉल उसको दे दी। मैंने बोला इसको जाके फेंक देना, और वो शॉल हमारे घर से निकल गई। जिस दिन ये चीज़ हुई है उसी दिन मेरी देवरानी आके मुझसे कहती है कि चलो साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये उसी दिन हुआ, इंस्टेंट हुआ ये चीज़।
ये किस्सा उसी दिन का है जिस दिन मैंने वो शॉल घर से बाहर फेंकी थी। मैं समझ गई गुरुजी का संकेत था, उन्होंने मेरे घर को ठीक कर दिया है, जो भी नेगेटिविटी थी वो घर से बाहर निकल गई है और सब कुछ ठीक होने वाला है। क्योंकि गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं संगत जी, इतनी जल्दी वो असर होता है हमारे ऊपर, आप बिलीव नहीं करेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। उनकी अपनी टाइमिंग होती है, लेकिन जब वो करते हैं तो वो तुरंत एक झटके में सब कुछ बदल देते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उस दिन मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया था, शायद कुछ उसमें भी मेरी भलाई होगी, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया हमेशा की तरह। उन्होंने इस बेटी को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया था अपने दरवाजे से। मैं बड़े मंदिर जब भी गई हूँ मुझे कुछ ना कुछ मिला है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इस बार भी उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, इसके लिए हाथ जोड़ के उनको ननम अनंत अनंत कोट कोट शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमारे घर को ठीक कर दिया। आज हमारी फैमिली बहुत मिलजुल कर रह रही है, सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका है, किसी के मन में कोई गलतफ़हमी नहीं है और सब ने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, इन्होंने मुझे अपनाया तो, और आज सब कुछ परफेक्ट है, तो मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सत्संग को सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ गुरुजी आपको इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। अगर कोई गलती हो गई हो तो लास्ट में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत अच्छे से आपने अपना अनुभव शेयर किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी ब्लेसिंग शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, हो सकता है आंटी जी को ये शॉल जाने अनजाने में मिली हो या किसी ने जानबूझ कर दी हो, वो तो गुरुजी ही जाने। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि किसी से बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेना भी हमें भारी पड़ जाता है, तो बहुत संभल के आज की डेट में काम करें। कुछ भी हो सकता है, कोई हो सकता है आपके हंसते खेलते परिवार से जल रहा हो। कभी भी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ जाहिर ना करें। अब टाइम वैसा नहीं रह गया है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो, सब लोग एक दूसरे को देख के खुश होते हो। आजकल कोई किसी की खुशी देख के खुश नहीं होता। संगत जी, थोड़ा ध्यान रखें, संभल के रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें हमेशा, उनके सत्संग सुनते रहें, तो गुरु जी आस पास रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, गुरु जी हमेशा आपको ब्लेस करेंगे। और कभी कभी लोग कर देते हैं ऐसा, तो ध्यान रखें, बस मैं यही कहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ अपना सत्संग लिख कर भेज दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज करिएगा, मैं नंबर सेंड कर दूँगा, वहाँ भेज दीजिएगा। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।